हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डे 5 में हम क्या पढ़ेंगे। डे 5 में हम पढ़ेंगे पाइथन फंक्शन के बारे में। और इसके अंदर हमारे पास टॉपिक कौन से होंगे, आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यार, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। यार, हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि यार ये बड़े बड़े कोर्स जो है ना मैं फ्री में दे रहा हूँ। और फ्री में सब बंदे दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। उसके अलावा जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो फ्री सपोर्ट दे रहा हूँ। तो यार, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हो। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है ड्यूरिंग जब आप कोर्स हमारा देख रहे होते हैं, कहीं पे समझ नहीं आ रही होती, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता, कोडिंग की समझ नहीं आ रही होती, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो यार, कोई आपके लिए मसला नहीं है। तो आप इसके बदले में क्या कर सकते हो यार, हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, या आप कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स कर दिया करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई भी मसला यार नहीं होता। चलें, डे 5 में पाइथन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आउटलाइन मैं शेयर कर देता हूँ। डे 5 में ये जो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्गूमेंट पैरामीटर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास फंक्शन की कुछ आउटलाइन है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट पे। कीवर्ड आर्गूमेंट कैसे होते हैं इसकी मिसाल, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और इसकी मिसाल, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स, और एक एक्सरसाइज भी मैं शेयर करूंगा और उसका सोल्यूशन भी दूंगा। यार, ये फंक्शन में बहुत कम मटेरियल है। अगर आप मजीद फंक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमारा कोर्स है पाइथन इन 99 डेज, उसमें फंक्शन आप मजीद कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें एडवांस लेवल की फंक्शनल प्रोग्रामिंग मैं सिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं। तो उस एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे यार, आप मास्टर बन जाएंगे, आप वाकई पाइथन में डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप जो बेसिक्स वाले कोर्स हैं पाइथन 99 डेज और जिस तरह 1 डे 7 डेज, ये इनको क्लियर करें, फिर आप उनकी तरफ आप जाएं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स करें, आप मुझे टैक्स करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इससे सबसे बड़ी जो अहम बात है वो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट्स करें, और ये हमारी फ्री सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन? एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर आपने सी पढ़ा हुआ है, सी प्लस एस आपने पढ़ी है, या PHP, तो उसमें आपने यकीनन फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फंक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इनक्लोज एनी फंक्शनैलिटी। यानी किसी भी फंक्शनैलिटी को इनक्लोज करने के लिए फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी जो कोई भी फंक्शनलिटी होती है वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज हो जाती है, और कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। To perform any specific code or to get any specific functionality we use function। यानी कि अगर आप एक स्पेसिफिक कोड परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। यानी कि 2 नंबर को ऐड करने वाला फंक्शन, यूज़र को डिलीट करने वाला फंक्शन, साइन की वैल्यू फाइंड करने वाला फंक्शन, अब उसकी रूट फाइंड करने वाला फंक्शन। यानी देखिए, मुख्तलिफ टास्क के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, तो वो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी होती है, और वो जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है उसको इनक्लोज किया जाता है। We may function one time and use in anywhere many time as we want। यानी कि एक बार हम फंक्शन बनाते हैं और इसको कहीं पे भी जितनी मर्जी चाहें कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार इसको यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? इट सेव टाइम ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन। यानी कि ये फंक्शनलिटी अगर आपको किसी और जगह पे चाहिए तो इस फंक्शन का नेम लिख देते हैं, इस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं। लेकिन सारे का सारा कोड कॉपी करके पेस्ट नहीं करते, सिर्फ उस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, तो उसके अंदर सारा जो कोड होता है वो शुमार किया जाता है। यानी कि आपको जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो सारे का सारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इंक्रीज रीडेबिलिटी। यानी कि इसी तरीके से अपने कोड को रीड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कोड लेंथ बिकम वेरी शॉर्ट। लास्ट बात है, जब आप कोड को कॉपी और पेस्ट नहीं कर रहे तो आपके कोड की जो लेंथ है वो भी नहीं बढ़ रही। जब मैं VS कोड में मिसाल दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप कोड को बार बार यूज़ कर रहे हो, बार बार सेम कोड को यूज़ कर रहे हो, ना कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अच्छा, क्रिएटिंग फंक्शन इन पाइथन। क्रिएटिंग फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है उसका सेटिंग्स ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ता है डेफ, डेफ लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का नाम
आपके पास कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल्स को बनाने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो मैंने रूल बताए थे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि फंक्शन के नाम ऐसे होने चाहिए जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। यानी कोई रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, दो वर्ड के दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट आपके पास अंडरस्कोर के, और शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर आ सकते हैं और वो पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। अगर आप देंगे तो आपका काम चलेगा, नहीं देंगे तो आप को एरर नहीं मिलेगा, आपका फंक्शन सही काम करेगा। कोलन। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आके आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका कोड आएगा। ये असल में स्टैटिक्स है तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है, तो यहाँ पे आपका कोड आएगा। अच्छा, ये स्टैटिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि कंपोनेंट्स इसके पार्ट्स कौन से हैं। डेफ कीवर्ड, यहाँ पे ये डेफ कीवर्ड है, यानी कि ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए डेफ कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ये एक रिजल्ट कीवर्ड है और ये डेफ शो करता है कि ये आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया है। ये फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन की डिफिनीशन कर रहे हो। डेफ कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है। फंक्शन का नाम, यानी कि दूसरा आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम जो होगा वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आपने लाजमी लगानी है। पैरेंथेसिस के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर आते हैं, यानी कि पैरामीटर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। अच्छा, उसके बाद कॉलन लगाना है। ये कॉलन तो लाजमी लगाना है, ये रिक्वायर्ड है, कॉलन लगाना है। उसके बाद आपकी बॉडी है, यानी कि ये फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, वो फंक्शन का कोड हो जाएगा। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं एक फंक्शन के। अच्छा, उसके बाद होता है फंक्शन को कॉल करना। अच्छा, फंक्शन को क्रिएट करना इतना काफ़ी नहीं होता, यानी कि सिर्फ फंक्शन क्रिएट कर लिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फंक्शन को क्रिएट करना होता है और दूसरा फंक्शन को कॉल करना होता है, ये दोनों ज़रूरी हैं। यानी कि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो आपका जो क्रिएट किया गया फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। फंक्शन को कॉल करना, विदाउट कॉलिंग फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट कोड दैट रिटन इनसाइड द फंक्शन। यानी कि जो कोड लिखा गया है फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। टू कॉल ए फंक्शन, राइट फंक्शन नेम विथ पैरेंथेसिस आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन बॉडी। यानी कि आप कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन से बाहर आके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे या किसी और फंक्शन में आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। ये जो दूसरा ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, हम सिंपल फिलहाल पढ़ेंगे। अब देखिए एग्जांपल ये है डेफ। अब ये कीवर्ड है, फंक्शन हमारा शुरू हो गया है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा पैरेंथेसिस और इसके अंदर एक हेलो वर्ड मैंने लिख दिया, यानी कि हेलो वर्ड स्क्रीन पे शो नहीं होगा, हेलो वर्ड कंसोल में शो नहीं होगा तब तक जब तक हम इसको कॉल ना करें। अच्छा, ये तो हो गया फंक्शन को क्रिएट करना। एक होता है फंक्शन को क्रिएट करना और दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। ये देखें, ये फंक्शन की बॉडी है, लेकिन इस तरतीब से, इस इंडेंटेशन से जो भी कोड आप लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी ही समझी जाएगी। और उसके बाद जब कॉल करेंगे ना तो फंक्शन की बॉडी से बाहर आएंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और साथ में पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। ऐसा करेंगे तो आपके जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो कोड होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक एक कंसेप्ट है, फंक्शन को क्रिएट करना पाइथन में और फंक्शन को कॉल करना, एग्जीक्यूट करना। इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल बनती हैं वो मैं आपको दूंगा वीएस कोड में जाके। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो करता हूँ दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डे 5 के नाम का, और इसके अंदर आके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कॉल फंक्शन, फंक्शन एग्जांपल, फंक्शन सिर्फ फंक्शन कर देता हूँ यार, फंक्शन डॉट py। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ टेस्ट के नाम का, या मैं यहाँ पे ऐड के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, यानी कि ये 2 नंबर को जमा करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल सी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ हेलो। अब इस ये जो D4 है इससे पहले आ जाता हूँ CD बैक आ जाता हूँ, फिर आता हूँ आगे जाता हूँ D4 और 5 है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डॉट py। देखें इसके अंदर जो कोड था हेलो वो शो नहीं हो रहा। अब ये इसके अंदर जो कोड है वो शो कैसे होगा, जब इसको मैं कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा, फंक्शन की बॉडी के बाहर आके उसको कॉल करूँगा। फंक्शन का जब नाम लिखेंगे तब ये कॉल हो जाएगा, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। यानी कि फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये फंक्शन की बॉडी के बाहर आके ये करेंगे, तब ये काम करेगा। देखिए हेलो शो हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जब करेंगे ना तो फिर ये काम नहीं करेगा, फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, फंक्शन से बाहर आके करेंगे।
दूसरे फंक्शन में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे है डेफ, यहाँ पे मैं करता हूँ शो के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे कॉलन लगा लिया, इसके अंदर आके मैं करता हूँ हाई लिखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ, और फिर क्या होगा, शो वाला फंक्शन सिर्फ कॉल होगा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर आके दूसरे फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, इस फंक्शन के अंदर आके दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो फिर भी ये होगा। लेकिन देखिए जब शो कॉल करूँगा तो कंट्रोल क्या करेगा, शो के अंदर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल पहले पहले क्या करेगा, पहले पहले ही कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 इन सब लाइन को स्किप करके ये 7 लाइन पे आएगा। 7 लाइन पे जैसे आएगा तो ये शो को जैसे रीड करेगा तो फ़ौरन ये ऊपर चला जाएगा, उस फंक्शन के अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर जैसे ये इसको रीड करेगा तो फिर यहाँ से निकल के ये फिर इसके अंदर आ जाएगा। इससे अंदर आने के बाद यानी कि सारा कोड रीड करने के बाद दोबारा बाहर आके ये इसके पास आएगा। इसके अलावा अगर कोई कोड नहीं होगा तो ये बाहर आके लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से यानी कि स्टार्टिंग इसकी फंक्शन कॉलिंग ही से होगी, फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। सबसे पहले जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा होगा वहाँ पे आएगा। यानी कि जिस तरह शो है, ये कॉल किया जा रहा है, शो इसको ढूंढेगा और उसके अंदर आएगा, उसका सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है फंक्शन को कॉल करना। अच्छा, एक और चीज़ भी हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए ऐड वाला दोबारा कर देता हूँ यार, एडिंग, चलिए एडिंग कर देता हूँ। एडिंग, इसके अंदर आप कोई कोड भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू मैं कर देता हूँ इसके अंदर। ये हमारे पास लोकल वेरिएबल होंगे, बी की वैल्यू है 20, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। यार ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रिंट और ये रिजल्ट रिजल्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, 30 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट रिजल्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी रिजल्ट। जो दूसरी लैंग्वेज है ना यार, इस तरह आपके पास C++ लैंग्वेज है तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टली है इस केस में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको अंदर हमने किया हुआ है ना नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल है। जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ये लोकल वेरिएबल है, ये एडिंग के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको यूज़ भी हम अंदर करेंगे। लेकिन इतने रिस्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है, ये इफ़ में आई थिंक ये चल जाते हैं, लेकिन फंक्शन में ये नहीं चल जाते। यानी कि ये जो हमारे पास वेरिएबल अंदर हमने डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं और उनको इनिशियलाइज किया है, ये लोकल वेरिएबल है, और इसलिए इनका जो स्कोप है वो लोकली होगा, उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। इसलिए ये बाहर से उसको हम कॉल नहीं कर सकते। वेरिएबल की बात कर रहा था। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो 2 नंबर को जमा करता है। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे केस भी होते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, पैरामीटर पास करना पड़ता है। पैरामीटर की जो मिसालें हैं वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। पैरामीटर से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यार अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या चीज़ होती है फंक्शन के अंदर। पैरामीटर असल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, जिनको पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं ताकि हम फंक्शन की पार्टी के अंदर उनका इस्तेमाल कर सकें, उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें। अब पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल आर कांस्टेंट आर बेसिकली इंफॉर्मेशन that is sent to function in order to use inside the function body to perform any operation or to use in any way। यानी कि पैरामीटर हमारे पास कोई वैल्यू होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जो हम फंक्शन को भेजते हैं। फंक्शन को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैरामीटर को हमें पास करना पड़ता है फंक्शन की तरफ, ताकि हम फंक्शन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को, उस वैल्यू को हम यूज़ कर सकें या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। We use parameter inside parenthesis of the function definition। अब इसका एग्जांपल ये है, ये देखें नम एक पैरामीटर है। अब नम एक वेरिएबल समझो, या ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, कौन देगा, किस तरफ से वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये प्रिंट नम,
अब प्रिंट नम, ये तो हमारे पास कोई स्ट्रिंग तो नहीं है ना, कोई वेरिएबल है। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू इसकी फंक्शन कॉलिंग पॉइंट से आएगी। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, देखिए फंक्शन की बॉडी से बाहर आके जब हम उसका नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और पैरेंथेसिस को पहले हम खाली छोड़ देते थे, अब उसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर ये क्या कर रहा है कि एक हमें पैरामीटर की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से देंगे? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे 43 ये वैल्यू नम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और बॉडी के अंदर आगे उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब बॉडी के अंदर आके इस नम पे ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई और फंक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं पैरामीटर होते हैं। आर्गूमेंट इज अ वेरिएबल और वैल्यू दैट इज सेंड टू फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉल। यानी कि आर्गूमेंट एक चीज़ होती है, एक हमारे पास पैरामीटर होता है। दोनों में एक मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन अमूमन इनको एक ही चीज़ समझा जाता है। कहीं पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि यार आपने इसको पैरामीटर क्यों कहा है, यार आपने इसको आर्गूमेंट क्यों कहा है। तो तकरीबन एक ही चीज़ समझी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है कि आर्गूमेंट हमारे पास एक वेरिएबल होता है या वैल्यू होती है, इज सेंड टू फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉलिंग। यानी कि ये जो हमारे पास एक वैल्यू है या इंफॉर्मेशन है, ये आर्गूमेंट है, और जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन के अंदर है वो पैरामीटर है। फंक्शन नेम जिस तरह ये 43 है, ये आर्गूमेंट है। अच्छा, अब मज़ीद डिफरेंस आर्गूमेंट वर्सेस पैरामीटर। समटाइम वी से सेम थिंग पैरामीटर एंड आर्गूमेंट, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गूमेंट। एग्जाम्पल में हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन नेम है, और उसके अंदर एक पैरामीटर है। इसको हम कहेंगे फॉर्मल वैल्यू भी कह सकते हैं, एक पैरामीटर भी कह सकते हैं। फंक्शन बॉडी के अंदर आके उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, उसको हम शो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम देख रहे हैं। अच्छा, जब फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये एक वैल्यू जा रही है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ये इस पैरामीटर की तरफ जा रही है, इस वेरिएबल की तरफ जा रही है। इसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा, और फंक्शन की बॉडी के अंदर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि इस वर्ड के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर हम कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको एक आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, और इसको सेंडर भी कह सकते हैं। यानी कि ये सेंड हो रहा है और ये इसको आगे रिसीव कर रहा है। ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है आर्गूमेंट और पैरामीटर में। अब वीएस कोड में जाके मजीद एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। वीएस कोड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करता हूँ फाइल को क्रिएट। फाइल को क्रिएट पे कर लेते हैं यहाँ पे para.org.py, सॉरी इसको एडिट कर लो, py है भाई, py है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ ऐड के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ भाई ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू यहाँ से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और रिजल्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ a प्लस इक्वल टू a प्लस बी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट और रिज़ल्ट, और उसके बाद फंक्शन को मैं करता हूँ कॉल, और कॉल जैसे मैंने किया, और यहाँ से मैं उसको करता हूँ एग्जीक्यूट। पाइथन फाइल का नाम है para.org, और ये 30 शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ और पैरामीटर पास कर लेता हूँ a कामा b। यानी कि एक भी पैरामीटर आ सकता है, एक से ज़्यादा भी पैरामीटर आ सकते हैं। अब a और b की वैल्यू हमें चाहिए, कौन देगा? फंक्शन कॉलिंग पॉइंट देगा, और पैरेंथेसिस के अंदर आके एक वैल्यू ए के लिए, दूसरी वैल्यू बी के लिए। अब ये 10 एक सेंड हो रहा है, यानी कि ये एक्चुअल एक वैल्यू है, ये एक आर्गूमेंट है। 10 ए के पास जाके स्टोर हो जाएगा, 20 बी के पास जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, सेम 30 आंसर आ रहा है। अब हमने मज़ीद क्या करना है? अब हम इस ए और बी पे कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कैसे कर सकते हैं? ए के साथ हम यानी कि ए की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के 10 मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो एक वैल्यू अब 20 हो गई है, एक वैल्यू अब 20 हो गई है। अब ये देखें 40 आ रहा है। यानी कि यहाँ तक जो ए की वैल्यू थी 10 थी, उसके अंदर जाके हमने मज़ीद उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म किया, मज़ीद 10 को ऐड कर दिया, तो इसलिए उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं। अब कुछ और भी कर सकते हैं, यानी कि डेफ फुल नेम, और यहाँ पे हम एक फर्स्ट करते हैं, एक लास्ट करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और अंदर आके हम क्या शो करते हैं, एक फुल नेम का वेरिएबल बनाते हैं, या सिर्फ नेम करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ उसको प्रिंट, नेम को प्रिंट करता हूँ। अब मज़ीद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और उसके अंदर जाके मैं एक वैल्यू फर्स्ट नेम की और दूसरी वैल्यू लास्ट नेम की दे देता हूँ, और ये
उसको कॉल भी मैंने कर लिया है। अब इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ये फुल नेम शो हो रहा है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट चल रही है, नेम को प्रिंट किया जा रहा है। अब स्पेस देने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे कैनिकेटिनेट करने के बाद यहाँ पे दरमियान में एक एम्प्टी स्ट्रिंग और एक स्पेस के साथ आप देखें एक स्पेस भी साथ में आ रहा है। अब इनके ऊपर कुछ हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपर या लोअर केस में हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट अपर और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अब अपर में शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ से तो मैंने ऐसी वैल्यू सेंड की है, लेकिन फंक्शन के अंदर आके मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग के ऊपर मजीद कोई एक्शन परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर के बारे कुछ मैंने बात की है। और मज़ीद आप क्या कर सकते हो, मज़ीद भी यार बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अब मैं बैठा रहूँ तो सारा दिन इसी पे बैठ सकता हूँ, आपको एग्जांपल ही एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि हमने मज़ीद भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, मज़ीद भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो होती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट भी बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो और ये चीज़ सुन रहे हो कि रिटर्न स्टेटमेंट रह गई है, आप मुझे याद करा लो, क्योंकि ये कोर्स अभी कंटिन्यू है। जब आप कमेंट्स करेंगे ना कि रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बता दो, तो वो उस पे ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट पे भी मैं एक वीडियो बना लूँगा। अब ये वीडियो एंड हो चुकी है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें, और या आप मुझे टेक्स्ट करें। और इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक करो, कमेंट्स करो, और इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, इस क्लास में मैं बात करूँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट इन पाइथन फंक्शन। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने फंक्शन के बारे में बात की है, पैरामीटर आर्गूमेंट्स के बारे में बात की है, और डिफरेंट एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी वीएस कोड में। अब डिफरेंट टाइप्स क्या हैं आर्गूमेंट्स की, हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है। यार अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हो व्हाट्सएप पे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों के साथ, कमेंट्स किया करें, और लाइक ज़रूर किया करें। चलें, ये डिफरेंट टाइप्स हैं आर्गूमेंट की पाइथन फंक्शन में। अब एक एक आर्गूमेंट की जो टाइप है या पैरामीटर की जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। अब कीवर्ड आर्गूमेंट के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। कीवर्ड आर्गूमेंट कैसे होते हैं, उन पे हम कैसे काम करते हैं। अब यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट वी कैन चेंज ऑर्डर ऑफ पैरामीटर एज वी मेंशन्ड इन फंक्शन डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑर्डर होता है, ये पहले नेम है, उसके बाद नाम है, हमें पहले वैल्यू देनी पड़ेगी नेम की, उसके बाद हमें वैल्यू देनी पड़ेगी नम की। अगर हम पहले वैल्यू दें नम की, उसके बाद दें वैल्यू नेम की, तो ये सही नहीं होगा। यानी कि प्रिंट नेम को प्रिंट करना चाहते हैं उसके अंदर, और नम को भी प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, यानी कि अब ये जो जाफी है ये कहाँ जा रहा है, ये नेम के अंदर जाएगा तरतीब से। ये 32 कहाँ जाएगा, ये नम के अंदर जाएगा। अगर हम ऐसा करें 12 कहाँ जाएगा, नेम के अंदर। यार 12 कोई नेम तो नहीं है ना। अली, ये जो नेम है ये नम के अंदर जाएगा। ये एक सही नहीं है, ये आपको आंसर सही देगा, लेकिन ये जो सिमेंटिकली है वो सही नहीं है, यानी कि इसका मीनिंग कोई वाज़ेह मतलब नहीं हो रहा कि नेम जो है वो 12 है और नंबर जो है वो अली है। ये सही नहीं है, यानी कि तरतीब से आपने देने, यानी कि जहाँ पे नेम है तो नेम की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे नम है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे नम की वैल्यू आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं कीवर्ड का इस्तेमाल करके, मेरी मर्जी है, पहले नम दूं या पहले नेम दूं, तो आप देख सकते हैं कीवर्ड का इस्तेमाल करके, कीवर्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके। अब देखें नम इक्वल 32। अगर आप यहाँ पे वाजे कर दें कि नम की वैल्यू 32 होनी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा है, पहले नंबर पे पड़ा है, दूसरे पे, तीसरे पे, कहीं पर भी पड़ा है, तो आप यहाँ पर वाजे कर रहे हो कि नेम की वैल्यू 32 होनी चाहिए और नम की वैल्यू फैसल होनी चाहिए। आप कहीं पे भी नेम पहले है नम बाद में है, कहीं पर भी है, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। यानी कीवर्ड आर्गुमेंट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर एज वी मेंशन इन फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट है। अब VS कोड में जाके मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करता हूँ फाइल को क्रिएट, और फाइल को क्रिएट करने के लिए फाइल का नाम लिखना पड़ता है। फाइल का नाम हमारे पास है कीवर्ड अंडरस्कोर आर्गुमेंट, और यहाँ पे .py आ गया। अब ये फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, बल्कि क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन है मेरे पास है टेस्ट, और फंक्शन के अंदर कुछ मैं आर्गुमेंट्स डाल देता हूँ, यानी कि A, B और C यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ A इक्वल टू
ए इक्वल टू ए की वैल्यू, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, और बी इक्वल टू बी की वैल्यू, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट सी इक्वल टू सी की वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं। जब फंक्शन को कॉल करेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने दे दी है। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट फाइल का नाम है। ए की वैल्यू 10 आ रही है, बी की वैल्यू 20 आ रही है, सी की वैल्यू 30 आ रही है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे मैं ये करूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ, पहले बी लिख दूँ, उसके बाद ए कर दूँ, उसके बाद सी कर दूँ, यानी कि अब बी की जो वैल्यू है 20, ये कहाँ पे जाएगी, ये ए की वैल्यू बनेगी। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर को देखना पड़ता है, ऑर्डर को देखेगा। यानी कि बी की वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी, ए की वैल्यू बी के अंदर स्टोर होगी, और सी की वैल्यू सी के अंदर स्टोर होगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ए की वैल्यू 20 आ रही है, बी की वैल्यू 10 आ रही है, यानी कि स्टार्ट में जो भी वेरिएबल दूंगा वो इस स्टार्ट की वैल्यू बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार तरतीब मैं यही रखना चाहता हूँ, तरतीब मैं यही रखना चाहता हूँ, और कीवर्ड का फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अब बी की वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ 20 ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 20 दे दूंगा, और ए की वैल्यू अगर मैं 10 रखना चाहता हूँ यहाँ पे वाजे करना पड़ेगा, और सी की वैल्यू 30 ही होगी। अब इनको मैं कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये सही काम कर रहा है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, यानी कि कीवर्ड आर्गूमेंट में आप बता देते हैं कि फ़लाँ वेरिएबल की वैल्यू ये होगी। अगर उसको आगे पीछे भी कर देना तो फिर भी उसकी वैल्यू वही एडजस्ट होगी। तो ये हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट था, कीवर्ड आर्गूमेंट की ये मिसाल थी। और नेक्स्ट हम जाते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कितना ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पे। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैसा होता है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। टू प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन, यानी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मकसद ये होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करना फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। दैट पैरामीटर वी से दैट इज़ ए डिफ़ॉल्ट वन। अच्छा, अब देखें एग्जांपल में देखें। अब डेफ लिखा, डेफ एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये फंक्शन का नाम है और ये दो पैरामीटर हैं। अब एफ अंडरस्कोर नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और लास्ट नेम इक्वल टू जाफरी। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी है। अब एक जाफरी वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि एक लास्ट जो अंडरस्कोर नेम है, लास्ट नेम जो है उसको मैंने दे दी है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसे हम कहेंगे। अब फंक्शन के अंदर आके जो फंक्शन की बॉडी है जहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यानी कि दोनों को मैं शो कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं कॉल करूँगा ना तो अब एक वैल्यू दी है मैंने, दो वैल्यू नहीं दी, यानी कि फर्स्ट नेम को वैल्यू दी है, लास्ट नेम को वैल्यू मैंने नहीं दी है। अब लास्ट नेम को वैल्यू अगर मैंने नहीं दी है तो उसकी ये जो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यूज़ होगी, यानी कि यहाँ पे आएगा फैसल आएगा और यहाँ पे ये जाफरी वैल्यू आएगी। अब सेकंड जब लाइन पर अगर आप देखेंगे तो मैंने फर्स्ट की भी वैल्यू दी है और लास्ट की भी मैंने वैल्यू दी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसकी नहीं समझी जाएगी, अपडेटेड वैल्यू समझी जाएगी, यानी कि ओवरराइड कर देगा। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। VS कोड में जाके हम क्या करते हैं कि एक दूसरी क्रिएट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट py, और यहाँ पे एक फंक्शन में बना लेता हूँ डेफ एड ए और बी की वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट 10, और यहाँ पे मैं करता हूँ a प्लस बी, और इसको मैं करता हूँ ऐड को कॉल कर देता हूँ। ए की वैल्यू मैं दे रहा हूँ सिर्फ, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। पाइथन फाइल का नाम है डिफ़ॉल्ट 20 आ रहा है। देखें ए की वैल्यू तो है 10, बी की वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करेगा 20 करेगा। अगर मैं क्या करता हूँ बी की वैल्यू भी साथ में दे देता हूँ 30 कर रहा हूँ। अब ये वाली बी की वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि नई वैल्यू जो आ रही है कॉलिंग फंक्शन की तरफ से वो यूज़ की जाएगी। 10 प्लस 30 अब ये 40 करेगा। तो ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर अगर आपने सेट करना है तो वो आखिर पे सेट करना है, शुरू में सेट नहीं करना। लेकिन आपके जितने भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होंगे वो आखिर पे होंगे, यानी कि दूसरा भी बना सकते हो सी इक्वल टू 20, और इसको आप साथ सी को भी बना लो। अब एक वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट वाली 20 है। अब देखें इसको यहाँ पे क्या कर रहा है,
10, इसको ऐड नहीं कर रहा, 60 अब कर रहा है, यानी कि ये 10 प्लस 30 40, 40 प्लस सी वाला 20, 60, 60 आंसर आपको शो कर रहा है। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ, ए को वैल्यू देता हूँ, बी की भी अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है, सी की वैल्यू भी अपनी पड़ी है, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, तो ये 40 आप शो करेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की है तो वही यूज़ होगी, अगर आपने उसकी वैल्यू नहीं दी है तो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्वायर्ड आर्गूमेंट के बारे में। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स के बारे में। आप जानते हैं कि ये हमारे पास डे 5 है जिसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स किया करें। अच्छा, हमारे पास रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स में क्या है? व्हेन वी सेट एनी पैरामीटर इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी हैव टू यूज़ दैट ऑर्डर। उस ऑर्डर को हमने ध्यान में रखना होता है, उस ऑर्डर को हमने यूज़ करना होता है। ऑर्डर ऑफ पोजिशन ऑन द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन दैट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपने पैरामीटर दिए हैं, यानी कि एक दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इस ऑर्डर को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। यानी कि पहली वैल्यू ए की होगी, दूसरी वैल्यू बी की होगी, तीसरी वैल्यू सी की होगी जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट यानी कि एक तो आपने पोजीशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब एग्जांपल आप ये देखें, डेफ एक हमारे पास शो अंडरस्कोर वैल्यू के नाम का एक फंक्शन है, एक्स वाई जेड 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम शो कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ये एक्स वाली है, यानी कि यहाँ पे कॉमन भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप यानी कि कैनकेटिनेशन भी कर सकते हो एडिशन सिंबल लगा के। अब वाई की वैल्यू भाई ये है, जेड की वैल्यू ये है। अब 3 वैल्यू जो होगी वो एक्स के पास जाएगी, 5 जो वैल्यू है वो वाई के पास जाएगी और जो 1 है वो जेड के पास जाएगी। यानी कि ये रिक्वायर्ड है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं, यानी कि ज़रूरी है। अगर आपने 3 दिया है, 5 नहीं दिया और 1 यानी कि आपने 3 और 5 दिया है, 1 आपने नहीं दिया, तो आपको एक एरर मिलेगा कि एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट मिसिंग कर रहे हो। यानी कि एक ये जो आपका फंक्शन है ये 3 आर्गूमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ये 3 पैरामीटर ले रहा है और आप 2 दे रहे हो, यहाँ पे आपको एरर देगा। यानी कि जो पोजीशन आर्गूमेंट है वो रिक्वायर्ड है, आप वो दें, लाजमी दें। एंड व्हेन सेट एनी पैरामीटर टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र देन सम टाइम वी मेक पैरामीटर एज डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल एंड अदर रिक्वायर्ड। यानी कि कुछ ना कुछ हम कहीं पे डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं और कुछ रिक्वायर्ड बना सकते हैं। जो पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में जब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पढ़ रहे थे तो उसमें ए बी की वैल्यू 10। अब इसमें क्या है, ये एक डिफ़ॉल्ट है, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू देना ज़रूरी है यार, इसकी वैल्यू देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बी की नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, ये रिक्वायर्ड हमारे पास एक पैरामीटर होगा। आपने लाजमी बी की वैल्यू ए की वैल्यू ज़रूर देनी है, बी की वैल्यू क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। अब ये देखें, अब वैल 1 वैल 2 33, यानी कि ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड नहीं है। वैल 1 जो है ये एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू देना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट पहले से दी हुई है। अब वैल 1 प्लस वैल 2 को ऐड कर रहे हैं, वैल 1 इज़ रिक्वायर्ड एंड वैल 2 इज़ ऑप्शनल। और जब हम उसको रन करेंगे तो अगर हम ऐसा करेंगे वैल 2 इक्वल टू 43, अब वैल 2 को हम वैल्यू दे रहे हैं, वैल 1 को नहीं दे रहे। वैल 1 हमारे पास रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, ओवरराइड वैल 2 बट यू विल गेट एन एरर बिकॉज वैल इज़ रिक्वायर्ड, वैल 1 इज़ रिक्वायर्ड। अब ये हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है यार, इसको समझें, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स को समझें, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी वी एस कोड में जाके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वी एस कोड में जाके मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ रिक्वायर्ड आर्गूमेंट के नाम की, required.py, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे शो अंडरस्कोर नाम के नाम का एक फंक्शन बना लिया, ए बी सी और कौन, ये तीनों की तीनों रिक्वायर्ड है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा शो अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे 10 करता हूँ, 20 करता हूँ, 30 करता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन है, बड़े अच्छे तरीके से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यार। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग required.py 60 आ रहा है। अगर मैंने एक मिस कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये 3 मांग रहा है लेकिन मैं यहाँ से 2 दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गूमेंट। भाई सी की वैल्यू कहाँ गई, आप ए की वैल्यू दे रहे हो, बी की दे रहे हो, सी की कौन देगा,
तो सी की आपने देनी यार मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, आपने मिसिंग किया कुछ ना कुछ, तो इसलिए आपको एक और वैल्यू देनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे जाके आपका काम होगा। अगर आप नहीं देना चाहते और इसको आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने रख दिया है 20 रख दिया है, अगर आपने नहीं दी तो इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। अब इस केस में ए और बी की वैल्यू देना ज़रूरी है, ए और बी की वैल्यू देना ज़रूरी है। अब ये सही काम कर रहा है। अगर मैं ए बी क्योंकि ज़रूरी है और उसमें से भी मैं ए की वैल्यू देता हूँ बी की नहीं देता, फिर भी आप ये कहेगा यानी कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, यानी कि ए और बी रिक्वायर्ड है और सी ऑप्शनल है, तो बी की वैल्यू तो आपने यार ज़रूर देनी है। तो ये हमारे पास होते हैं रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। अगर आपने मज़ीद जानना है पाइथन फंक्शन के बारे तो मेरा कोर्स है पाइथन इन 99 डेज़, वो भी आप देखें। और दूसरा कोर्स है पाइथन एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें भी एक कंप्लीट चैप्टर है फंक्शन का, एडवांस फंक्शन प्रोग्रामिंग, उसमें आप सीखेंगे, तो वो आप कोर्स लाजमी वॉच करें। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा पाइथन एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि ये डे 5 है और ये 5.1 एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मेक ए फंक्शन दैट टेक 3 सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट मार्क्स लेंगे यूजर से उस फंक्शन के अंदर। मेक अनदर फंक्शन विच फाइंड टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स, दूसरा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, उनका टोटल फाइंड करेगा। मेक अनदर फंक्शन विच फाइंड एवरेज ऑफ दैट मार्क्स, यानी कि 3 फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन क्या करेगा 3 सब्जेक्ट मार्क्स लेगा यूज़र से और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, उनका टोटल फाइंड करेगा। यानी कि ये एक फंक्शन का काम है, टोटल करना दूसरे फंक्शन का नाम है और एवरेज फाइंड करना ये तीसरे फंक्शन का काम है। 3 फंक्शन हम बनाएंगे। एंड फाइनली क्रिएट अनदर फंक्शन, चौथा फंक्शन बनाओ भाई, विद डिस्प्ले ईच एंड एवरी थिंग टू यूज़र, यानी कि इन सब का रिकॉर्ड यूज़र को डिस्प्ले करना है चौथे फंक्शन में। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है और इसको सॉल्व करने के लिए हम VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में आके मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एक्सरसाइज के नाम की, और यहाँ पे कर देता हूँ .py और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट अपने इसको। अब यहाँ पे अच्छा जी, ओके भाई, इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ मार्क्स की, नम यार मैं कर लेता हूँ मार्क्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। और अब एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन होगा हमारे पास गेट मार्क्स के नाम का एक फंक्शन है और पैरेंथेसिस में पैरामीटर कोई नहीं है। और यहाँ पे मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज, वो 3 बार ये चलेगी ताकि मैं ये इनपुट वाला फंक्शन को रिपीट कर सकूँ, इस लाइन को 3 मरतबा, इंटर सब्जेक्ट मार्क्स। अब इसको मैं डाल देता हूँ एन में डाल देता हूँ और ये फिर मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी लिस्ट को मैं यहाँ पे अपेंड करूँगा। ये अपेंड वाला काम मैंने यार इससे पहले वाली जो क्लासेस थी एक डे था उसमें मैंने बताया था कैसे यूज़र से मार्क्स या नंबर लेके लिस्ट एम्प्टी लिस्ट में कैसे अपेंड कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। अब उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि मार्क्स के अंदर डेटा आया है या नहीं आया। मार्क्स को मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ इस लिस्ट को और इसको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, गेट मार्क्स के नाम का जो फंक्शन, इसको पहले कॉल भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, फाइल का नाम है x.py 10, 20 और 30। अब देखें 10, 20 और 30 आ रहा है और यहाँ पे मैं इंट फंक्शन लगा देता हूँ ताकि इनको ये इंटीजर भी बना ले। अभी आप देख सकते हैं ना, कोटेशन में आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग में आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट नहीं करना। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, इनका सम फाइंड करेगा। अब यहाँ पे डेफ और यहाँ पे फंक्शन का नाम है टोटल और उसके बाद अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इस मार्क्स पे एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ सम का। ये मार्क्स की जो एक लिस्ट है उसके ऊपर एक सम नाम का फंक्शन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में। तो उसका एक क्या करेगा, सम फाइंड करेगा
और इस सम को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न कहाँ जाएगा, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, लेकिन ये रिटर्न होके एक टोटल यानी कि जो फंक्शन जब हम कॉल करते हैं ना, उसी के पास ये वैल्यू रिटर्न होके जाती है। यानी कि जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे और कंट्रोल क्या करेगा, उसके अंदर आ जाएगा और सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कहीं पे रिटर्न होगा तो वो किसी उस वैल्यू को रिटर्न जो हो रही होगी उस वैल्यू को उठा के फंक्शन कॉलिंग पॉइंट के पास आ जाएगा और उसके पास जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर हम रिटर्न इसी टोटल को प्रिंट करें, इसी टोटल को प्रिंट करना पड़ेगा आपको, तो इसके अंदर जो वैल्यू छुपी होगी वो आपको नज़र आएगी। यानी कि सम जो होगा 10, 20 और 30, देखिए 60 हो रहा है, 10 + 20 + 30 60 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वैल्यू इसके पास पहुंच चुकी है। ये होता है रिटर्न का काम। रिटर्न एक टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना लूँगा, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, टोटल के पास जो वैल्यू है ना, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ, टोटल मार्क्स के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, एक और मैंने फंक्शन बनाना है एवरेज के नाम का। एवरेज के नाम का एक फंक्शन बनाना है और इसके अंदर क्या करना है, ये जो भाई टोटल मार्क्स है ना, इसको तकसीम कर दो तीन पे, तो ये एवरेज आ जाएगी। और इस एवरेज को भी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, ये एवरेज के पास जाएगी। यानी कि एवरेज जब हम कॉल करेंगे ना, तो ये रिटर्निंग जो वैल्यू होगी ये एवरेज के पास पहुँच जाएगी। और उसके बाद इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी मैं एक एवरेज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ एवरेज मार्क्स का लेता हूँ और उसके अंदर ये वैल्यू डाल देता हूँ। अब एक ऐसा फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा जो इन सब की वैल्यूज़ को शो करेगा। अब कैसे शो करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डेफ शो के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और सम क्या है, सम, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी, मुझे एवरेज भी शो करना पड़ेगा। एवरेज भी उनका शो करना पड़ेगा। एवरेज के लिए ये वेरिएबल है और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बस यही चीज़ें मैंने शो करानी थी। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। 10, 20 और 33 मार्क्स दे दिए। उसके बाद वो कह रहा है बल्कि शो नहीं कर रहा क्योंकि इस फंक्शन को मैंने कॉल भी नहीं किया। इसको कॉल करने के लिए सिर्फ शो लिखना पड़ेगा और ये हमारा जो कोड होगा फंक्शन के अंदर वाला वो चल जाएगा। 10, 20 और 30, लेकिन सम जो है वो 60, एवरेज है वो 20.0। लेकिन ये हमारा कोड जो है वो अब सही तरीके से काम कर रहा। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो यूज़र से मार्क्स लेता था। यानी कि इसने यूज़र से मार्क्स लिए और लिस्ट में इस मार्क्स की लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब दूसरा फंक्शन हमने बनाया जो टोटल करता है और टोटल करके सम करके जो आंसर बनता है वो अपने फंक्शन कॉलिंग पॉइंट की तरफ वो हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की है। अब रिटर्निंग वैल्यू जब यहाँ तक पहुँचती है तो वो वैल्यू हमने असाइन कर दी है इस वेरिएबल को। अब एवरेज के नाम का जो एक फंक्शन है FAV जो फंक्शन का नाम है, इसके अंदर उस टोटल डिवाइड बाय 3 मैंने जैसा किया उसका आंसर जो भी बनता है उसको मैंने फिर रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी वैल्यू, जहाँ से इसको कॉल किया जा रहा है। यानी कि यहाँ से कॉल किया जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू इसके पास पहुँच जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम दोबारा एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब शो के नाम के फंक्शन में हम इस वेरिएबल को यानी कि जिसके अंदर टोटल पड़ा वो दिखा रहे हैं और जिसके अंदर एवरेज पड़ा वो हम दिखा रहे हैं और फाइनल हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि इसके अंदर वाला डेटा शो हो जाए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी और उसका सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे टैक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट डे जो हमारा 6 होगा, टोटल आप जानते हैं टोटल हमारे पास ये 7 डेज कोर्स है और जो 6 डे होगा नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। या लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लूप्स का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना सिर्फ पाइथन ही में नहीं बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें लूप को पढ़ाया जाता है। तो पाइथन में लूप कैसे यूज़ की जाती है, लूप्स की क्या टाइप्स हैं, उनका सिंटैक्स, एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे में लूप के बारे में पढ़ेंगे।